Good morning, all of you. Myself, Professor C.L. Patle, Department of History, Government Aggregation College, बिल्हा। इसके पूर्व के वीडियो में आपने ये देखा कि यूरोप में आधुनिक युग कब से आया। हम 1453 के पश्चात को यूरोप के आधुनिक युग का आविर्भाव क्यों कहते हैं और उनकी कुछ खास विशेषता को हमने जानने का प्रयास किया। अब उसी को हम कंटिन्यू करते हैं और ये है कि नेक्स्ट जो बिंदु है वो है मानववाद, या इसी को हम मानववाद भी कह सकते हैं। इस मानववाद या मानववाद का अर्थ ये है या मतलब ये है कि व्यक्तियों में वह तर्क शक्ति का विकास होना प्रारंभ हो गया। व्यक्ति में पांडित्यपन की पुनः जागृति आई, या ये कह सकते हैं कि व्यक्तियों ने पुराने अंधविश्वास, पुरानी परंपरा, पुरानी तकियानुशी बातें उसको त्यागना चालू कर दिया। और इस प्रकार से इस मानववाद ने यूरोप में आधुनिक युग लाया, क्योंकि पुरातन व्यवस्था जो मध्यकाल में बहुत सारी कुरीतियां लोगों के द्वारा डाल दी गई थी, चाहे वो धार्मिक मामला हो, सामाजिक मामला हो, और बहुत सारे रीति रिवाज हो, जिसको लोगों ने छोड़ना चालू कर दिया। मतलब उसने अपनी बुद्धि के अनुसार से सोचना चालू कर दिया कि ये डस्टर है। पहले बोलते थे कि इसमें कुछ भी मिटा लो, लेकिन अब ये कहा जाता है कि एक ऐसा डस्टर है सिर्फ वो व्हाइट बोर्ड के शब्दों को हम मिटा सकते हैं, बाकी जो ब्लैक बोर्ड जो होता है मिट्टी का या लोहे का या स्टील का, उसको हम नहीं मिटा सकते। तो इस प्रकार से लोगों ने सोचना चालू कर दिया कि वास्तव में ये डस्टर किस लिए बना है और किस में उपयोग में ला सकता है। तो नेक्स्ट है बौद्धिक जागृति। आधुनिक युग का सबसे बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लोगों के बुद्धि में जागृति आई। ऐसा नहीं है कि बालक जब जन्म लेता है तो उसमें बुद्धि नहीं होती, बुद्धि हर में होती है, लेकिन वो परिस्थिति और प्रकृति के अनुसार से सीखता है। जैसे ही छापे खाने का आविष्कार हुआ, वैसे ही विभिन्न भाषाओं में लोगों को महत्वपूर्ण ग्रंथ मिलना चालू हो गया। लोग उसको पढ़ते चले गए और पढ़ते चले गए, पता चला कि अरे बड़ा आश्चर्य की बात है, हमको इस प्रकार की व्यवस्था बतलाई जाती है, जबकि पहले इस प्रकार के वास्तविक रूप से व्यवस्था थी। इस प्रकार से व्यक्ति जो है ओरिजिनल को स्वीकार करना चाहता। जो अफवाहें चल रही थी, बहुत सारे परंपराएं चल रही थी, बहुत सारे अंधविश्वास कुरीतियां बढ़ रही थी, उसको लोगों ने छोड़ना चालू कर दिया। इस प्रकार से बौद्धिक जागृति, बुद्धि का जागृति, बुद्धि का पुनः प्रयोग आधुनिक युग की एक खास विशेषता थी। राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान, यूरोप में आधुनिक युग की एक और खास विशेषता ये थी कि राष्ट्रीय राज्यों का उदय होना चालू हो गया। जैसे आपसे पूर्व की वीडियो में चर्चा हुई कि सामंती शासन के अंतर्गत लोग और प्रशासन मजबूर था, स्वीकार करते थे कि वे सामंतों के अधीन जो है उनकी सेवाएं लेते रहे, उनकी सुरक्षा की सेवा लेते रहे। लेकिन जैसे ही लोगों में ये मानववाद आया, बुद्धि में पुनः जागृति आई, लोगों में तर्कवादिता बढ़ा, तो वैसे ही अपने अपने देशों में राजा जो है स्वतंत्र रूप से सैनिक रख करके अपने अपने राज्य को स्थापित करना चालू कर दी। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि अभी तक लोग जो है संपूर्ण यूरोपीय राज्य को एक केंद्र बिंदु मान करके उसके अधीन रहते थे। लेकिन आधुनिक युग ने लोगों को बतलाया कि आप अपने राज्य को स्वतंत्र रख सकते हैं, एक राष्ट्रीय सेना रख सकते हैं, आपकी एक निश्चित जनसंख्या होगी, एक सीमा रेखा होगी। और इस प्रकार से लोगों ने क्या किया
अलग अलग देशों में, खास करके इंग्लैंड में राष्ट्रीय राजतंत्रों की उदय हुआ और उससे देखा सीखी सारे यूरोप के अधिकांश क्षेत्र जो है इस प्रकार से कार्य करना प्रारंभ कर दिए और जो लोगों में एक आधुनिकता का बीजारोपण किया। लौकिक भावना का विकास, यूरोप में लौकिकता, सोच, समझ, परख, इस सब चीज में परिवर्तन आया। अभी तक यूरोप के, या यूं कहें कि 1453 तक जब लोग मध्यकाल में जी रहे थे तो लोगों में एक सोच थी कि कोई भी कष्ट आता है वो नियति का खेल है, भाग्य है। लेकिन अब लोग सोचने लगे कि रास्ते में जा रहे हैं और कहीं पर पत्थर में टकराते हैं और वो उंगली से खून बहती है, क्या भाग्य का खेल है, नियति का खेल है? लोगों ने ये सोचा कि क्या हमने रास्ते को सही रूप से देखा कि यहाँ पत्थर है कि कांटा है कि और कुछ भी हथियार है? लेकिन उसके पहले आंख बंद करके स्वीकार कर लिया जाता था कि ये तो नियति का खेल है, हमको पत्थर से टकराना था, पत्थर की कोई गलती नहीं थी, ये हमारे भाग्य में लिखा हुआ है। लेकिन 1453 के पश्चात लोगों ने देखना चालू कर दिया, सोचना चालू कर दिया, तर्क वितर्क करना चालू कर दिया कि ये रास्ते में पत्थर था, इस पत्थर की कोई गलती नहीं थी, कोई नियति का खेल नहीं था, बल्कि हम ही अनदेखा करते हुए कहीं उधेड़ बुन में चल रहे थे, दौड़ रहे थे और जिससे टकरा गए और जिससे हम दुर्घटनाग्रस्त हो गए। तो मित्रों, इस भावना में भी लोगों में परिवर्तन आया जो एक आधुनिक युग की सूचक रही है। मध्यम वर्ग का उदय, किसी भी देश के सामाजिक ढांचा, प्रशासन में परिवर्तन लाने का एक श्रेय जाता है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग वह वर्ग होता है जिसमें पढ़े लिखे युवा लोग ज्यादा सहभागी रहते हैं, उनमें शिक्षा का प्रचार प्रसार रहता है, उसमें जागरूकता रहती है, उसमें वैज्ञानिक सोच रहता है, तर्क वितर्क करने की भावना होती है। और इस प्रकार से जैसे ही यूरोप में मध्यम वर्ग का उदय हुआ, मध्यम वर्ग बहुतायत मात्रा में उनकी संख्या बढ़ी, वैसे ही लोगों के सामने वह जा करके उस पुनर्जागरण को प्रसारित करना चालू कर दिए, उस पांडित्य पंथ को, उस बुद्धि के विकास को, उस तर्क वितर्क को, उस भाग्य दुर्भाग्य को, उस नियति विनति को लोगों के सामने प्रदर्शित किया। और इस प्रकार से लोगों ने जा करके समझाया, ज्ञान बांटे, जागरूकता फैलाई और इस प्रकार से जो परंपराओं में बहुत सारे अंधविश्वास भर चुके थे, कुरीतियां आ गई थी समाज में, आडंबर आ गया था समाज में, दकियानुसी बातें आ गई थी जो लोगों के लिए कोई फायदे की बात नहीं थी, और जिस वजह से लोग उन चीज़ों को समझे और उस मध्यम वर्ग के उदय ने भी प्रभावित किया लोगों के जीवन को और वो आधुनिकता के दौर में पहुंचना चालू कर। तो इस प्रकार से और आगे बढ़ते हैं और आगे आगे बढ़ने में हमको मिलता है राष्ट्रभाषा एवं राष्ट्रीय साहित्य का विकास। राष्ट्रभाषा एवं राष्ट्रीय साहित्य का विकास। सारे यूरोप में बहुत सारे ऐसे ग्रंथ थे
जो व्यक्ति के लिए अति आवश्यक था। लेकिन उनकी ग्रंथ की प्रतियां जो है एक थी और उसको भी लोग सजा करके रखे हुए थे, किसी को बांटते नहीं थे। वैज्ञानिक प्रगति हुई यूरोप में और इस वैज्ञानिक प्रगति के अंतर्गत बहुत सारे आविष्कार हुए, जिसमें एक नाम आता है छापे खाने का। इंग्लैंड में शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा में और मार्टिन लूथर जर्मन भाषा में प्रमुख कृतियों का अनुवाद किए और बहुत सारी कृतियों का सृजन भी किए, साहित्यों का सृजन भी किए, ज्ञान विज्ञान की बातों को लिखे। मार्टिन लूथर, जो धर्म सुधार आंदोलन का पिता कहा जाता है, प्रोटेस्टेंट धर्म का पिता कहा जाता है, उदय का, उसने जर्मन भाषा में जैसे ही बाइबिल का अनुवाद करके लोगों के सामने वितरित किया तो लोग अपनी भाषा से उनको पढ़ करके समझना प्रारंभ कर दिए कि अरे हमारे साहित्य में पुरातन जो संस्कृति है, या धर्म कर्म की बात है या बहुत सारे जीवन दर्शन की बात है, वो तो इस प्रकार से है और हमको इस प्रकार से बतलाया जा रहा है। तब लोग समझे कि जो पुरातन व्यवस्था है, चाहे धार्मिक कुरीतियों का हो, चाहे सामाजिक अंधविश्वास आडंबर का हो, उसको लोगों ने छोड़ना चालू कर दिया। और जिससे हमको ये पता चलता है स्पष्ट रूप से कि मध्यकाल और आधुनिक युग के बीच में जो विभाजन रेखा है वो स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। इसको हम इस रूप से भी समझ सकते हैं कि आधुनिक युग से तात्पर्य ये है कि व्यक्ति के जीवन दशा, जीवन दर्शन, उनके व्यक्तित्व, उनकी बुद्धि, उनके तर्क वितर्क करने की क्षमता, सोचने की, इसमें जो एक परिवर्तन आया उसको ही हम एक आधुनिक युग का नाम देते हैं। अगला है प्रजाति भावना का विकास। यूरोप में प्रजाति भावना का भी विकास हुआ। कोई भी टेक्नोलॉजी जब विश्व में आता है या समाज में किसी प्रकार का सिद्धांत, व्यवहार, दर्शन, शिक्षा बनती है तो प्रारंभ में उसका कोई गलत मकसद नहीं होता, उद्देश्य नहीं होता, वो समाज हित के लिए होता है, व्यक्तिगत हित के लिए होता है और इसीलिए समाज का भी सृजन हुआ था। इसी का एक रूप है यूरोप में प्रजाति भावना का विकास। अब इसको हम अवगुण कहें आधुनिक युग की या दुर्गुण कहें आधुनिक युग की, क्योंकि इसमें कुछ अहम की भावना, हम की भावना देखने को मिलता है। अब सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति, मुझे ही ये करना है, मुझे भी ये मिलना चाहिए, मुझे ही यही सब, मतलब मुझे ही मिलना चाहिए, मुझे भी सुविधा मिले, मुझे ही शांति मिले, दूसरों को ना मिले। एक बहुत अच्छी कहावत है दुख के बारे में। व्यक्ति दुखी क्यों होता है? व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं होता, बल्कि पड़ोसियों की खुशी से होता है। पड़ोसी क्या है, इतनी खुशहाली जीवन कैसे जी रहे हैं लोग, उनके यहाँ इतने सारे उत्सव कैसे हो जाते हैं, हम तो परेशान रहते हैं दिन भर, बहुत सारी परेशानियां घिरी हुई है। ये सब चीज को आपको तर्क वितर्क के माध्यम से सोचना जरूरी है कि वास्तव में ये दुर्भाग्य है कि नियति का खेल है कि इसको हम ढो रहे हैं शुरू से इस बात को, परंपरा को। तो प्रजाति भावना यूरोप में इतनी बढ़ गई कि लोग जो है अपने ही देश को, अपनी ही भाषा को, अपने ही धर्म को, अपने ही राष्ट्र को, अपनी सीमा रेखा को, अपने ही लोगों को, अपनी संस्कृति को ज्यादा से ज्यादा महत्व देना चालू कर दिए और
यह भी एक आधुनिक युग की खास विशेषता थी, लेकिन इसमें कुछ दुर्गुण भी नजर आते हैं कि धीरे धीरे यही प्रजाति की भावना ने लोगों में अहम की भावना डाली, और जिससे जो है दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते करते वो एक ऐसे रुख अख्तियार करना चालू कर दिए जो गलत रास्ते की ओर चला जाता था, और जिससे बहुत आने वाले समय में युद्ध और बहुत सारी कुरीतियां, अनैतिक चीजें होनी चालू हो गई। धार्मिक आंदोलन, पंद्रह सौ पचपन के पहले यूरोप में ईसाइयत जगत एक था। रोमन कैथोलिक धर्म के अनुसार से प्रशासन और जीवन दशा चलती थी। लेकिन मार्टिन लूथर जो जर्मनी का निवासी था, जिसने प्रथम बार धर्म सुधार आंदोलन चलाया। धर्म सुधार आंदोलन का तात्पर्य ये है कि उसने कोई धर्म के लिए, हालांकि अलग धर्म की व्यवस्था हुई जिसको हम प्रोटेस्टेंट कहते हैं। रोमन कैथोलिक से एक शाखा निकला प्रोटेस्टेंट, और प्रोटेस्टेंट का अर्थ होता है जो प्रोटेस्ट करता है, विरोध करता है, वो लोग प्रोटेस्टेंट का। जितने लोग विरोधी बने रोमन कैथोलिक चर्च के, रोमन कैथोलिक सिद्धांत के, वो लोग प्रोटेस्टेंट बने। और इस प्रकार से धार्मिक आंदोलन बहुतायत मात्रा में यूरोप में देखने को मिला। चर्च को बुराइयों को, पादरियों के ईश्वरशाली जीवन को, पोप की संसारिकता से मुक्ति प्राप्त करने के लिए लोगों ने धार्मिक आंदोलन किया। इस धर्म सुधार आंदोलन में लोगों को सफलता भी मिली, और इस प्रकार से लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन आया, चाहे वो आध्यात्मिक रूप से हो, चाहे लौकिक रूप से हो, चाहे और जीवन जीने की दशा हो, या सांसारिकता में जो व्याप्त बुराइयां, कुरीतियां, अंधविश्वास, आडंबर पनपते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था, उस पर अंकुश लगी और उन सब चीजों को लोगों ने छोड़ना चालू किया। वाणिज्यवाद का तात्पर्य है कि वाणिज्यवाद का तात्पर्य है कि व्यापारिक आदान प्रदान कहें या व्यापारिक कार्य कहें। आपको याद होगा कि 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। 1498 में ही वास्को डी गामा ने भारत में सामुद्रिक यात्रा की और कालीकट के राजा जामोरिन से जाकर के मिला। और इस प्रकार से अब सारा संसार अकेला नहीं रहा, सारे यूरोप अकेले अकेले नहीं रहे, बल्कि एक दूसरे के संपर्क में आए, चाहे भले ही वो व्यापारिक कार्य के कारण हो। और जैसे ही लोग एक दूसरे के संपर्क में आए, लोग एक दूसरे के आचार विचार को, संस्कार को, संस्कृति को, वेशभूषा को, भाषा को, कल्चर को समझना चालू कर दिए। और उनको ये भी लगा कि अरे ये तो हमसे बेस्ट है, अरे ये तो हम इस प्रकार से विश्वास में जी रहे हैं, अरे इस प्रकार की आधुनिकता वहां पर अपनाई गई है। और इन सब बातों को लेकर के इस बणिकवाद ने भी आधुनिकता की दौर में लोगों के जीवन को पहुंचाया, और इस प्रकार से ये भी एक खास विशेषता थी। और अंत में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि। व्यक्ति के जीवन दशा को निर्धारित करने का एक बहुत बड़ा साध्य कहें, साधन कहें, वो है आपका औद्योगिक उत्पादन। व्यक्ति जीता क्यों है? खाने के लिए। और खाता क्यों है? जीने के लिए। तो इसी उधेड़-बुन में पूरा जीवन हमारा खर्च होता है। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए और मुझे ये चाहिए, तो उसके लिए मुझे काम चाहिए, और काम चाहिए तो काम से मुझे अतिरिक्त आय मिलेगा, और अतिरिक्त आय मिलेगा तो मैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति करूँगा।
तो औद्योगिक उत्पादन कहें या व्यापार कहें या मांग और पूर्ति कहें, इसका सिद्धांत इसी पर आधारित है कि सबसे पहले व्यक्ति की जनसंख्या में वृद्धि होती है। व्यक्ति की जनसंख्या में वृद्धि होते ही उसको रोजगार की आवश्यकता होती है, और जब रोजगार मिल जाता है तो उसको आय के जरिया के साथ साथ आय की प्राप्ति भी होती है, और जैसे ही आय की प्राप्ति होती है वैसे ही व्यक्ति क्या है, अपनी आवश्यकताओं के वस्तुओं को क्रय करता है, और आवश्यकताओं की क्रय जैसे ही वो करना चाहता है, मांग बढ़ती है तो उत्पादन में वृद्धि करनी पड़ती है। भाई जब तक कि वस्तुओं का पर्याप्त मात्रा में हम उत्पादन नहीं करेंगे, वैसे ही लोगों की मांगों की पूर्ति संभव नहीं है। तो ये मांग और पूर्ति के अनुसार से पूरा व्यापारिक स्थितियां चलती है, यह उत्पादन क्षेत्र चलता है। इस प्रकार से लोगों की मांग, और मुझे चाहिए, और मुझे चाहिए, और मुझे चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। खास बहुत बेहतरीन वाला एप्पल की मोबाइल चाहिए। मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, कि लोगों की स्थिति के अनुसार से व्यक्ति जो है उस आधुनिकता के दौर में चलना प्रारंभ हो गया। तो इस प्रकार से मित्रों की जो बातें थी, आधुनिक युग की खास विशेषता है कि आधुनिक युग यूरोप में कब आया, इस आधुनिक युग की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, या किन किन क्षेत्रों में परिवर्तन लाया, जिसकी वजह से हम इसको एक आधुनिक युग की श्रेणी देते हैं। मतलब ये है कि मध्यकाल के पश्चात लोगों के जीवन दशा में जो परिवर्तन आया, सोच विचार में जो परिवर्तन आई, भौतिकता में जो परिवर्तन आया, वही मध्यकाल से आधुनिक युग के बीच की एक सीमा रेखा है। और इस प्रकार से लोगों में आमूल चूल परिवर्तन आया, उसका जीवन दशा और दिशा बदल गई। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर चर्चा करेंगे। थैंक यू।